जकड़न को तोड़ दे, फिर से चलना सीख। हर कदम में छुपी है जिंदगी की जीत। वो दिन दूर नहीं जब तू फिर मुस्कुराएगा, दर्द को पीछे छोड़ के आगे बढ़ता जाएगा। क्या आपकी सुबह भी कमर में एक तेज दर्द या जकड़न के साथ शुरू होती है? क्या उठना, बैठना या बच्चों को गोद लेना भी एक चुनौती जैसा लगता है? आप मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दर्द है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की खुशी को कम कर रही है। अगर ये आपकी कहानी है तो यकीन मानिए ये आप अकेले नहीं हैं। आज हम सिर्फ इस दर्द के बारे में बात नहीं करेंगे, इसे समझेंगे। इसे हराने के लिए हम अपनी जिंदगी में क्या क्या कदम उठा सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीठ के दर्द की, यानी कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास आपके अपने हेल्थ चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए, क्योंकि आने वाले समय में हम रोज आपको एक ऑथेंटिक हेल्थ अपडेट्स देने वाले हैं। तो आखिर ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस है क्या? अक्सर हम कमर के किसी भी दर्द को रीढ़ की हड्डी का दर्द या स्पॉन्डिलाइटिस कह देते हैं, लेकिन इन्हें सही से समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं इससे हम निजात नहीं पा सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की। इसे आप रीढ़ की हड्डी का वियर एंड टियर, यानी कि उम्र और गलत जीवन शैली से होने वाली टूट फूट समझ सकते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो छोटे छोटे वर्टिब्रा यानी मनकों से बनी है, जिनके बीच में गद्देदार डिस्क होती है। समय के साथ साथ ये डिस्क सूखने लगती है, इसकी मोटाई कम होने लगती है और हड्डियों में छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं। ये दर्द का सबसे आम कारण है। दूसरा शब्द आपने सुना होगा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें आइटिस लास्ट में होता है, जिसका मतलब है सूजन, यानी कि इन्फ्लामेशन। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ही हमारे रीढ़ की हड्डी के जोड़ों पे हमला कर देता है, जिससे कि सूजन होती है, गंभीर दर्द होती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो स्पॉन्डिलोसिस की तुलना में ये कम पाया जाता है। आज हमारा फोकस जो है वो रहेगा लंबर स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर, क्योंकि भारत में करोड़ों लोग इसी से परेशान हैं। आज इस वीडियो में बड़ी आसान भाषा में हम समझेंगे कि असल में कमर की रीढ़ की हड्डी में होने वाला ये दर्द है क्या और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें 4 किरदारों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात या पहला किरदार है डिस्क डिहाइड्रेशन। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके जो मनके होते हैं उनके बीच में डिस्क होती है। तो डिस्क को आप एक कार के टायर की तरह या ताजे अंगूर की तरह समझिए। जब टायर में हवा पूरी होती है और अंगूर रसीला होता है तो वो एक शॉक अब्जर्वर का काम करता है। हमारी डिस्क में भी 80% जो है वो पानी भरा होता है और ये नरम और लचीली होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी की कमी। तो जब उम्र, चोट या खराब जीवन शैली के कारण इस डिस्क का पानी कम होने लगता है, जैसे अंगूर किशमिश जब सूख जाता है तो वो किशमिश की तरह हो जाता है, ये टायर जब पिच जाता है तो वो बिल्कुल पिच ऐसे छोटा हो जाता है, उसी तरह डिस्क में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। ये स्पॉन्डिलोसिस की शुरुआती यानी कि पहली स्टेज है, या इसे हम पहला संकेत कह सकते हैं। दूसरे स्थान पर हम बात करते हैं डिस्क फाइब्रोसिस की, जो अक्सर डिहाइड्रेशन के बाद की स्टेज होती है। फाइब्रोसिस का मतलब है डिस्क के नरम जेली जैसे टिश्यू का सख्त, रेशेदार और वहां पे एक स्कार टिश्यू में बदल जाना। जब डिस्क पूरी तरह से सूख जाती है तो शरीर उसे ठीक करने की कोशिश करता है और वहां पर सख्त रेशे बना देता है, जिससे कि डिस्क जो होती है, जो उसकी कुशनिंग प्रॉपर्टी होती है, उसका लचीलापन होता है, उसे पूरी तरह खो देती है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो होती है वो आती है हमारे पास बोन्स पर, है ना, यानी कि हड्डियों का अनावश्यक रूप से बढ़ना। ये हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी बात करी थी। जब डिस्क पिचक जाती है तो दो मनकों या दो वर्टेब्रा के बीच में जो जोड़ होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और वहां की कार्टिलेज भी घिसना शुरू हो जाती है। तो हमारा शरीर एक स्मार्ट मैकेनिक की तरह काम करता है और वह अस्थिर जोड़ को सहारा देने के लिए, वहां पे स्थिरता लाने के लिए कुछ अतिरिक्त ज्वाइंट्स, कुछ हड्डियों की वहां पे जो है फॉर्मेशन कर देता है, जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स या बोन्स पर कहते हैं। ये बॉडी का एक सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है।
लेकिन समस्या तब होती है जब ये बढ़ी हुई हड्डियां पास से गुजरने वाली वहां की नसों पर दबाव डालती हैं, यानी कि नर्व कंप्रेशन करती हैं, तो ये स्थिति खतरनाक होती है। चौथी हमारी स्थिति है वर्टिब्रा में कोई इंजरी होना, यानी कि जो वर्टिब्रा के जो जो हमारे रीढ़ की हड्डी के मनके हैं वहां पे किसी तरह की कोई चोट लग जाना, गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, खेल कूद के टाइम पे लग जाना, तो वहां पे कोई कंप्रेशन हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, है ना, बूढ़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, या फिर एक मनके का दूसरे मनके से वहां से खिसक जाना, जिसे हम जो है स्पॉन्डोलिथियोसिस कहते हैं। तो दोस्तों हमने इन चार चीजों को समझा। अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता है इसकी भी आगे 3 स्टेजेस होती हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये 3 स्टेजेस में पूरा होता है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला जो स्टेज होती है जिसे हम डिसफंक्शन कहते हैं, ये सबसे शुरुआती स्टेज होती है और ये अक्सर 20 से 40 वर्ष की आयु में ही जो है लोगों में शुरू हो जाती है। इसमें बार बार जब भी हमारी हड्डियों पे दबाव पड़ता है या हमें छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, हम परवाह नहीं करते हैं, तो जो हड्डी की जो डिस्क होती है, जो गद्देदार डिस्क जो गद्दे की तरह का काम करती है, उसकी बाहरी परत में छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं। रीढ़ के पिछले हिस्सा जो पिछला हिस्सा होता है उसके जोड़ में सूजन आ जाती है, जिससे कि वहां पे लोकलाइज्ड पेन होना शुरू होती है। अक्सर ये तेज और अचानक हो जाती है। दर्द कभी आता है कभी चला जाता है, और कभी कभी हम कोई गलत पोस्चर ले लें तो ये दर्द जो है वो बढ़ जाता है। इस स्टेज में आमतौर पर कोई बड़ी अस्थिरता या नसों के ऊपर कोई बड़ा कंप्रेशन या दबाव नहीं पड़ता है। ये फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकेंड स्टेज जो होती है वो अस्थिरता यानी कि इनस्टेबिलिटी की स्टेज होती है। यदि हम ध्यान नहीं देते हैं इन संकेतों को तो वहां पे घिसावट की प्रक्रिया जारी रहती है। रीढ़ की हड्डी सामान्य अपना संतुलन खोना शुरू करती है। डिस्क की ऊंचाई और नमी जो है वो कम होने लगती है। रीढ़ को सहारा देने वाले लिगामेंट जो है वो ढीले पड़ने लगते हैं और वहां के मनकों के बीच में असामान्य गति होती है, जिसके कारण कि एक मनका दूसरे के ऊपर खिसकने का डर रहता है, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसको हम स्पॉन्डिलोलिथियोसिस कहते हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे कोई कमर में कोई पुराना दर्द है, तो वहां पे ऐसा लगता है जैसे कुछ अटका हुआ है, लगातार पेन रहता है। वो दर्द जो है कूलों में, जांघों में, टांगों तक जाता है और ऐसा लगता है जैसे पीठ बहुत ही कमजोर हो गई हो, वो हमारा साथ नहीं दे रही हो। तो ये सेकंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज जो होती है वो स्थिरीकरण की होती है, स्टेबलाइजेशन की होती है। ये एक उन्नत चरण है। यहाँ पर शरीर प्रभावित हिस्से को फिर से स्थिर करने का प्रयास करता है। शरीर असामान्य गति को रोकने के लिए घिसी हुई डिस्क और जोड़ों के चारों ओर हड्डी के ऑस्टियोफाइट्स बनाना शुरू कर देता है। और वो जो ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं, इसके कारण रीढ़ की हड्डी की जो कैनाल होती है, नलिका जो होती है जहां से नसें निकलती हैं, उसका रास्ता जो होता है वो संकरा हो जाता है, जिसको कि हम स्पाइनल स्टिनोसिस कहते हैं। रीढ़ की हड्डी सख्त होने से अस्थिरता वाला दर्द तो कम हो सकता है, लेकिन बढ़े हुए हड्डी के जो ऑस्टियोफाइट्स हैं वो नर्व्स के ऊपर जो है वो कंप्रेशन डालते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा तीखे पेन होती है, पैरों में दर्द होती है, सुनपन होता है, झुनझुनी होती है, कमजोरी होती है, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती। तो ये बात हो गई कि सब कुछ क्या होता है, कैसे होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं। अब बात करते हैं इसके समाधान की, यानी कि इस बीमारी से, इस दर्द से हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन में जहां सिर्फ दर्द को दबाने के ऊपर ही फोकस होता है या सिर्फ महंगे ऑपरेशन ही इसका इलाज है, वहीं पर हजारों साल पुरानी हमारी आयुर्वेद की विरासत दर्द की जड़ पर काम करती है। आयुर्वेद के अनुसार कमर का जो ये दर्द होता है मुख्य रूप से वात दोष के बढ़ने से होता है। वात यानी वायु, जो शरीर में गति और सूखापन, ड्राइनेस लाती है। जब ये बात बढ़ जाता है तो हमारी डिस्क सूखने लगती है, जोड़ों में चिकनाहट कम हो जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। तो सेम वैसा ही वर्णन आयुर्वेद में शुरू से मिलता है। आयुर्वेद की चिकित्सा की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में मुख्य और प्रथम चिकित्सा उपक्रम यानी कि पंचकर्म के अंदर विभिन्न ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। तो पंचकर्म के अंदर कटिबस्ती, इसमें कमर के ऊपर आटे का एक गोला बनाकर उसके ऊपर विभिन्न तरह के औषधीय तेल डाले जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जो है वो मांसपेशियों को भी आराम मिलता है, डिस्क की जो डिहाइड्रेशन होती है वो भी दूर होती है और डिस्क को पोषण भी मिलता है। पत्र पोटली स्वेद, वो विभिन्न तरह की जो है पत्तों के साथ में, औषधीय पत्तों के साथ में, जड़ी बूटियों के साथ में पोटली बनाकर औषधीय तेल के साथ में वहां पे जो होता है वो
स्वेदन किया जाता है, जिससे कि सूजन और दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा सद्य विरेचन, अनुवासन वस्ती, अस्थापन वस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, ये बहुत से प्रोसीजर्स हैं वो पंचकर्म में किए जाते हैं। तो आप अपने आसपास के किसी पंचकर्म हॉस्पिटल में किसी अच्छे पंचकर्म की चिकित्सक की देखरेख में ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। हमारा भोजन ही हमारी सबसे बड़ी औषधि है। वात को शांत करने वाला भोजन या वात को बैलेंस करने वाला हमें भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें गर्म और ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। आप सूप ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। घी और तेल, इसमें शुद्ध देसी घी घर का हो तो बहुत ही बढ़िया, और तिल का तेल भोजन में या सरसों का तेल भोजन में शामिल करें। ये जोड़ों की चिकनाहट को मेंटेन रखता है ना। इसके अलावा जो मौसमी सब्जियां होती हैं, लौकी हुई, तरोई हुई, परवल हुआ, घिया हुआ, गाजर हुई, ये सब आप ले सकते हैं। बादाम और अखरोट अगर आपने लेने हैं तो भिगो के लें। दूध में हल्दी, सौंठ और अश्वगंधा मिलाकर जो है वो आप ले सकते हैं। लहसुन का सेवन आप कर सकते हैं। लहसुन शीरपाक जो है इस व्याधि में आयुर्वेद के अंदर बहुत समय से वर्णित है। और क्या क्या ना खाएं, तो जितनी भी ठंडी और सूखी चीजें हैं, खासकर फ्रिज का पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, है ना, पॉपकॉर्न्स हुए, चिप्स हुए, ये सब आपको नहीं लेने हैं। बहुत ही भारी और बात वर्धक चीज जैसे राजमा, छोले, उड़द की दाल, मटर, गोभी, है ना, ये सब बात बढ़ाने वाली जो है चीजें हैं, तो आपको इन्हें जो है अवॉइड करना चाहिए। सफ़ेद जहर जैसे कि मैदा, सफ़ेद चीनी, पैकेट वाले बिस्किट्स, है ना, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब से आपने दूरी रखनी है। इसके अलावा योगा और व्यायाम को आपने अपनी रूटीन में लाना है। तो दर्द का मतलब ये नहीं है कि बिस्तर पकड़ लेना है ना। सही और सुरक्षित व्यायाम आपकी रीढ़ की हड्डी को नई जिंदगी दे सकता है। तो किसी अच्छे योगा जो है इंस्ट्रक्टर के देख रेख में आपने कुछ योगासन जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मर्जरी आसन है, जिसे हम कैट काउ पोज कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन के और जकड़न को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। भुजंग आसन है, जिसे हम कोबरा पोज कहते हैं, तो ये कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है ना। इसके बाद मकर आसन है, जिसे हम क्रोकोडाइल पोज कहते हैं, तो पेट के बल लेटकर आराम से करने से रीढ़ की हड्डी की जो है वो रिलैक्स भी करती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। पवन मुक्त आसन है ना, तो इसे आप किसी कुशल योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में जो है वो कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम आप आराम से करें, लेकिन आपने क्या सावधानी रखनी है कि फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने वाले आसनों से या एकदम से हैवी जो है जो एक्सरसाइजेस हैं, उनसे आपने थोड़ा सा बचना है। तो दवा और व्यायाम के साथ साथ कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो हमें सही करनी है। जैसे करेक्ट पोस्चर, हमें हमेशा सीधे पोस्चर में रहना है। बैठते समय कमर के पीछे एक तकिया रखें। हर 40 मिनट में उठकर थोड़ा सा टहलें। वेट को जो है वो मतलब काबू में रखें। वेट नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। अगर वेट बढ़ेगा तो वो रीढ़ की हड्डी में जो हमारा रीढ़ का जो पोस्चर है उसको खराब करेगा। तो उसे थोड़ा सा जो है आपने ठीक करना है ना। कम ज़्यादा पर झुकने वाले हैवी वेट लेने वाली चीज़ें नहीं करनी। अगर धूम्रपान करते हैं, है ना, या आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपने जो है वो दूर रहना है। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन, योग निद्रा आपको साथ में जो है करनी है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम हुआ, भ्रामरी हुआ, है ना, ये सब अपनी दिनचर्या में जो है वो आपने लाना है। मैं जानता हूं कि दर्द के साथ जीना मुश्किल है। ये आपको शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ देता है। आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को खत्म होने पर मैं चाहता हूं कि आप एक वादा करें, खुद से वादा करें कि आप इस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी लोहे की नहीं बनी है, उसे प्यार, देखभाल और सही पोषण की जरूरत है। आयुर्वेद, योग, पंचकर्म जीवन शैली से आप अपनी इस बीमारी से 100% जो है वो आराम पा सकते हैं। अगर आप इस बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं और तरह तरह की दवाइयां खा के परेशान हो गए हैं, कोई समाधान अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी इस बीमारी को कम करने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी माध्यम बन पाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और जो भी आपके रिश्तेदार इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।